साल था 1794। बनारस के राजा चेत सिंह के दीवान एक बाजार बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पास में एक टीले की खुदाई कराई। यहाँ उन्हें कई ईंटें मिली जो उनके काम आने वाली थी। इसके अलावा एक डिब्बी में अस्थियां और मोती मिले। जगत सिंह जो उनके दीवान थे, उन्होंने अस्थियों को तो ससम्मान विसर्जित करा लिया और मोती अपने पास रख लिए। दरअसल जगत सिंह को पता नहीं था कि जिस जगह पर वो खुदाई करवा रहे हैं, असल में उस जगह पर 2000 साल पुराना इतिहास दबा हुआ है। जी हाँ, गलती से बनारस के राजा के दीवान ने बौद्ध धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट जगह को ढूंढ लिया था, जिसे धर्मराज का स्तूप कहा जाता है। फिर यह जगह अंग्रेजों की नजर में आई और जब यहाँ खुदाई की गई तो लोगों की आंखें हैरानी से भरी रह गई, क्योंकि इस जगह की जमीन के नीचे हमारे देश का अनोखा इतिहास दफन था। ये जगह थी सारनाथ, वहीं जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वही सारनाथ जहां से हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, और वही सारनाथ जहां का चक्र हमारे तिरंगे में इस्तेमाल होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सारनाथ की कहानी सुनाएंगे। कैसे बौद्ध धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक ये शहर खंडहर हो गया और फिर कैसे इसे ढूंढा गया, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बनारस से करीब 10 किलोमीटर दूर सारनाथ को प्राचीन काल में ऋषि पत्तन या मृगदाव नाम से भी जाना जाता था। सारनाथ नाम इसे कैसे मिला, इसके पीछे बोधिसत्व की एक कहानी है। बौद्ध जातक कथाओं के हिसाब से एक बार एक राजा हंस का शिकार कर रहे थे। तब वहां मौजूद बोधिसत्व ने जब ये देखा तो उन्होंने खुद को हिरण रूप में रखकर राजा से विनती की कि आप मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन हंस को जाने दीजिए। इस बात को सुनकर राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने यहाँ पर एक हिरण विहार बनवाया और इस जगह का नाम पड़ गया सारंगनाथ। सारंगनाथ यानी हिरणों के देवता। फिर आगे चलकर यही नाम सारनाथ में बदल गया। 6ठी सदी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के लिए इस जगह की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि जिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी, उन्होंने वहां से 250 किलोमीटर दूर सारनाथ में आकर ही पहला उपदेश क्यों दिया। असल में बुद्ध जब सत्य की खोज में निकले तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ 5 और लोग थे, यानी कि कुल 6 लोग। लेकिन फिर इन 5 ने बुद्ध के साथ आगे बढ़ने को मना कर दिया और सारनाथ में आकर बस गए। अब कुछ सालों बाद जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने सबसे पहले इन 5 पुराने साथियों को ही ज्ञान की बात बताने की सोची। इसलिए वो वापस आए और इतनी दूर सारनाथ में पहली बार इन 5 लोगों को अपनी ज्ञान प्राप्ति के बारे में बताया। इसी घटना को इतिहास में धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। फिर यहीं पर बुद्ध ने अपने पहले बौद्ध संघ की स्थापना भी की थी। इस संघ में 60 भिक्षु थे। इन लोगों ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अलग अलग दिशाओं में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो अब तक आप ये जान गए होंगे आसानी से कि ये जगह बौद्ध धर्म के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट होने के बावजूद हमें इस जगह के लगभग 300 सालों का इतिहास मिलता ही नहीं है, या अभी तक नहीं पता चला है। यानी कि बुद्ध के ज्ञान देने से लेकर अशोक के काल तक का इतिहास हमें सही से नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास इसे जानने के लिए कोई आर्कियोलॉजिकल या फिर लिटरेरी सोर्स नहीं है। इस जगह की जानकारी हमें सीधे मिलती है अशोक के काल से। जब कलिंग का युद्ध जीतने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसने सारनाथ में बहुत काम कराया। यहाँ कई स्मारक बनवाए, जिसमें एक था धर्मराज स्तूप, जिसकी कहानी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दी थी। जब इस जगह की खुदाई के काम को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि सिर्फ अशोक ने नहीं, बल्कि कई दूसरे राजवंशों ने भी यहाँ पर बौद्ध धर्म की इंपॉर्टेंस को समझा था। अशोक के बाद ईसा से 100 साल पहले शुंग वंश ने भी सारनाथ में स्तंभ बनाने का काम करवाया था। फिर दूसरी शताब्दी में कुषाण राजा कनिष्क ने यहाँ पर बोधिसत्व की एक बड़ी मूर्ति बनवाई थी। फिर लंबे टाइम तक ये जगह गुप्त राजाओं के कंट्रोल में रही, और वो भी करीब 300 सालों तक रही। इस दौरान यहाँ पर चीनी यात्री फायान आया और उसने इस जगह को देखा था। उसने लिखा था कि सारनाथ में 2 बौद्ध मठ हुआ करते थे और यहाँ अच्छी खासी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते थे। लेकिन फिर जैसे सारनाथ का अच्छा टाइम आया था, वैसे ही इसका बुरा टाइम भी आया। 6ठी सदी में मिडिल ईस्ट से हूण जनजाति का भारत पर हमला शुरू हुआ। इस हमले ने गुप्त वंश को कमजोर कर दिया, और जाहिर है कि इससे सारनाथ ने भी अपना महत्व धीरे धीरे खो दिया और धीरे धीरे ये शहर खंडहर में बदल गया। हालांकि 200 साल तक खंडहर रहने के बाद जब कन्नौज में हर्षवर्धन राजा बने तो उन्होंने फिर से सारनाथ में काम करवाया और यहाँ के स्मारकों को ठीक कराया। इस टाइम तक अशोक का बनवाया हुआ अशोक स्तंभ यहाँ मौजूद था, क्योंकि हर्षवर्धन के काल में आने वाले चीनी यात्री वेन सांग ने इस स्तंभ का जिक्र किया है।
हर्षवर्धन की बदौलत फिर से यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहने लगे थे। लेकिन फिर एक ऐतिहासिक मोड़ आता है 11वीं सदी में। इस वक्त देश में महमूद गजनवी के हमलों में सोमनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर लूटे जा रहे थे। उसी टाइम पर सारनाथ पर हमला करके उसने इस शहर को भी बर्बाद कर दिया था। फिर इस तबाह शहर को 12वीं सदी में कन्नौज के राजा गोविंद चंद्र की पत्नी रानी कुमारी ने ठीक कराया। बौद्ध धर्म को मानने वाली कुमारी देवी ने यहाँ एक मठ का निर्माण कराया था। हालांकि फिर भी यह शहर अपने पुराने हाल में वापस नहीं लौट पाया। फिर सल्तनत काल में इस जगह पर किसी का ध्यान गया नहीं और मुगल काल में अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे टोडरमल, उनके बेटे गोवर्धन ने यहाँ पर एक अष्टभुजा का टावर बनवाया। ये आखिरी जानकारी है किसी बड़े कंस्ट्रक्शन की जो सारनाथ में हुई थी अंग्रेजों के आने से पहले। इसके बाद जैसे बौद्ध धर्म के फैलने की रफ्तार धीमी पड़ी, वैसे ही ये शहर भी धीरे धीरे खंडहर होता चला गया। किसी को पता भी नहीं चला कि यहाँ पर इतना पुराना इतिहास दफन है। लोग यहाँ से ईंटें निकाल कर ले जाते थे और घर बनाने में इस्तेमाल कर लेते थे। और यही हुआ था जब चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने बाजार बनवाने की सोची थी। इसी वजह से इस जगह पर अंग्रेजों की भी नजर पड़ी। नहीं तो शायद ये शहर हमेशा के लिए खत्म हो जाता और लोगों की बस्ती इस खंडहर के ऊपर बस जाती। साल 1815 में अलेक्जेंडर कनिंघम को इस जगह की खुदाई की जिम्मेदारी मिली। कनिंघम को यहाँ स्तूप पर एक छोटा सा अभिलेख मिला जिससे पता चला कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जगह है। फिर उसने बौद्ध लिटरेचर को और पढ़ना शुरू किया और इस जगह पर मिलने वाली चीज़ों को उनसे मिलाना शुरू किया। हालांकि ये काम ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया, जल्दी ही उनका ट्रांसफर हो गया और ये काम रुक गया। आगे चलकर फ्रेडरिक ऑस्कर नाम के अंग्रेज ऑफिसर ने इस जगह पर चीज़ें ढूंढनी शुरू की। साल 1904 में उन्होंने यहाँ खुदाई कराई तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, 400 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ, कनिष्क के टाइम पर बनवाई गई बुद्ध की मूर्ति, एक बौद्ध मठ और सबसे इम्पॉर्टेंट धमेक स्तूप जो कि काफ़ी बड़ा था, जिसकी ऊंचाई 39 मीटर थी। और इन्हीं चीज़ों में मिली वो चीज़ जिसने भारत को उसका राष्ट्रीय चिन्ह दिया। जी हाँ, अशोक स्तंभ। इस स्तंभ में 4 शेर हैं जिसमें से 3 दिखते हैं। फिर नीचे बना हुआ है अशोक चक्र जो बौद्ध धर्म में धम्म चक्र या फिर धर्म चक्र कहलाता है। फिर इसमें 24 तीलियां हैं। इसके साथ ही नीचे के गोल आधार पर 4 पशु हैं, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। इसी निशान को 26 जनवरी 1950 के रोज भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया और धर्म चक्र को तिरंगे के बीचों बीच लगाया गया। इस तरह सारनाथ की खुदाई ने हमें करीब 2500 साल के इतिहास से रूबरू कराया। और न सिर्फ रूबरू कराया बल्कि भारत सरकार ने इस जगह को उतनी ही इंपॉर्टेंस भी दी जितनी कभी हुआ करती थी। तो दोस्तों ये थी कहानी सारनाथ की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।